हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तथा साथ साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी का भी डील करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए चलते देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था होता क्या है, पहली बात, अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है, ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलाप जैसे कृषि, परिवहन, सेवा, पशुपालन इत्यादि इत्यादि सम्मिलित हो। अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरी बात, अर्थशास्त्र केवल सेवाओं का उत्पादन और वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। सेवाओं वस्तु का उत्पादन तो करती है, ये केवल सेवा। दूसरी लाइन अगर लिखेंगे इसमें तो क्या लिखेंगे कि ये केवल केवल सेवा व वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, इसके साथ साथ रोजगार का भी अवसर देती है, रोजगार का अवसर देती है। ठीक, रोजगार का भी अवसर देती है। इतना हो गया आपको अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है। पहली बात, एक बात देखिए, यहीं पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है। ऑप्शन होगा बी नंबर, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए, इस पर थोड़ा बात करना है। आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रिया के आधार पर आर्थिक क्रिया के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। अब इसको यहीं पर देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। अब देखिए, इसको प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, देखिए सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोग आलू के चिप्स खाते हैं दुकान पर, जो मार्केट में मिलता है 5 या 10 का पैकेट में। तो अगर जो कैसे बनता है, आलू से बनता है। मान लीजिए ये आलू है, किसान के द्वारा इसको उपजाया गया खेत में। ठीक, जब ये उपजाया गया आलू निकला, तो इसे खेती किया किसान आलू का, तो आलू निकला, इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जब यही ये आलू को बाई ट्रक या जिससे भी, ट्रक या ट्रैक्टर से फैक्ट्री में ले जाया जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा, फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, फैक्ट्री। तो जो ट्रक और ट्रैक्टर है, ये पता है क्या, ये है तृतीय क्षेत्र।
सेवा क्षेत्र, ठीक। और जब यही ट्रक इसको ले जाता है फैक्ट्री में, वहाँ से आलू को साफ सफाई करके फिर चिप्स का रूप दिया जाता है, तो फैक्ट्री को क्या बोल देंगे हम लोग? द्वितीयक क्षेत्र। इससे याद रखिएगा, समझे? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, इतने याद रहेगा ना। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कुछ नहीं, जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। देख लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जब आय का स्रोत सीधे कृषि प्राकृतिक से जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य। आय का स्रोत किससे? डायरेक्ट प्राकृतिक से जुड़ा, सीधे प्राकृतिक से जुड़ा, प्राकृतिक से जुड़ा उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है, इसके निर्माण एवं विनिर्माण होता है, इसमें निर्माण एवं विनिर्माण होता है। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त क्या? वस्तु एवं सेवाओं जो कारखानों में जाकर उसे निर्माण किया जाता है, कारखानों में ले जाया जाता है, उसका दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र, इसमें नौकरी, सेवा, व्यापार, दुकान को शामिल किया जाता है, समझे? तो ये हुआ बात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में। आगे देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए, आर्थिक क्रिया के आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब एक बात और देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। आर्थिक क्रियाकलापों पर तो हम लोग 3 भागों में बांटा। अब अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी, साम्यवादी या समाजवादी। और तीसरा है मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा जानता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसको प्रोड्यूस, इसका प्रस्तुत करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कौन थे? आप लोग इसको 10 मिनट दे दीजिए, आप लोग ये कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता कौन से? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड। इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। उत्पादन के, ब्लैक ले रहा हूं, उत्पादन
देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? एडम स्मिथ। कहाँ के निवासी था? स्कॉटलैंड। दूसरी बात। तीसरी बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्पादन के वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था। इनके बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन कब किया था? 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन को प्रकाशित कब किया था? 1776 में। अब देखिए, फादर ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ को एक और बात देखिए, एडम स्मिथ को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। अब देखिए, हम लोग बताएं स्वामित्व के आधार पर बात चल रहा है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको प्रोड्यूस किसने किया था? प्रस्तुत किसने किया था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने किया था। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। इनके बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। बुक कब प्रकाशित हुआ था? 1776। चार बात याद रखिएगा। एक बात बता, इनको एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र के जनक या पिता इनको बोलते हैं। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पहले इतना ये 4-5 बात याद रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिया किसने था? पहली बात, एडम स्मिथ। कब दिया था? 1776। उनके बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। किस देश के थे? स्कॉटलैंड। पूंजीवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पूंजी मतलब धन, जिसमें रुपया पैसा का बोलबाला हो। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी निजी, एक लाइन याद कीजिए केवल, जिसमें निजी व्यक्ति का अधिकार हो। उत्पादन के सभी कारकों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, या समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये किसने दिया था? साम्यवादी अर्थव्यवस्था? जल्दी बताए कोई। कार्ल मार्क्स। उनके बुक का नाम क्या था? दास कैपिटल। ठीक। साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार हो? सरकार का एकाधिकार हो। सरकार का अधिकार हो, उसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल को देखें, किस देश में है? एग्जाम्पल का बात तो रूस, क्यूबा, ईटीसी। ठीक, ये हो गया साम्यवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट बचा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी को देखते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिस पर उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति का अधिकार हो। वैसी अर्थव्यवस्था जिस उत्पादन के सभी साधनों पर
सरकार सरकार तथा निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने प्रोड्यूस किया था, प्रस्तुत किसने किया था? जे.एम. किन्स, याद रखिएगा। तो ये हो गई आपको। हाँ, एग्जाम्पल देखिएगा तो इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी मुल्क। तो ये सब हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये अर्थव्यवस्था स्वामित्व के आधार पर समझ में आएगा, आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का उत्तर दे लीजिए। निम्नलिखित में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। रूस में कैसा है? समाजवादी। अभी बताया। कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन दिया था? जे.एम. के। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। कौन दिया था? एडम स्मिथ। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला ना, मैं बोला फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है? जैसे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एम विश्वेश्वरैया। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी बताइए। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश। जिस देश का राष्ट्रीय आय सब अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे कम होता है उसे अविकसित देश कहा जाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय विकास कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही है, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसे विकासशील देश कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। भारत कैसा देश है? भारत बताइए, भारत विकसित है या अविकसित है या विकसित या विकासशील? भारत विकासशील देश है। भारत विकासशील देश है, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। बिहार, अपना राज्य बिहार। देखिए, पिछड़ा या बीमारू राज्य में 4 राज्य आते हैं। बीमारू राज्य याद रख कर लीजिएगा, आप लोग में है बीमारू राज्य, 10th में पढ़ना है। बीमारू राज्य में कौन कौन से आते हैं? 4 राज्य आते हैं बीमारू। बीमारू में 3 आते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। बीमारू से याद रखिएगा, बिहार, वी से, माँ से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर बाजार की नियामक संस्थाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर बाजार की नियामक संस्था, देखिए इसका ऑप्शन होगा सेबी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, सेबी। पहली बात, सेबी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई? नरसिम्हा समिति के सिफारिश पर, नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर सेबी की स्थापना की गई। सेबी की स्थापना 1992 में हुआ। 1992 में हुआ था गठन, लेकिन इसका अधिनियम कब आया था?
1988 में। सेबी का स्थापना हुआ 1992 में, अधिनियम आया था 1988 में, अधिनियम आया था 1992 में गठन हुआ। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई। ये तो हो गया सेबी के बारे में। दूसरा बात अब देखते हैं, सिडबी क्या है? सिडबी बैंक है जो ये किसानों को ऋण देती है। पहली बात, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय। बहुत बार पूछता है हेडक्वार्टर कहाँ है सिडबी बैंक का, तो इसका लखनऊ, यूपी में। आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1935 में हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था? हिल्टन यंग कमीशन। यंग हिल्टन या कहीं कहीं हिल्टन यंग कमीशन देता है। दूसरी बात, आरबीआई के बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। पहली बात। तीसरी बात। चौथी बात, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। एक और बात, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। ये बात होगी। एक और बात याद रखिएगा, जितना भी नोट जारी होता है, 1 रुपये के नोट को छोड़ाकर बाकी सब जितने भी नोट हैं इंडिया में, उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। देखिएगा आप लोग, 1 रुपये आता है क्वेश्चन, 1 रुपये की नोट पर किसका सिग्नेचर रहता है? वित्त मंत्री। याद रखिएगा ये बात। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन ए बिहार। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई? जनवरी 1950, जनवरी 1951, जनवरी 1915, जनवरी 1916। देखिए, नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1915 को। 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग की स्थापना की गई। किसके जगह पर? योजना आयोग के जगह पर की गई। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? पहले ही मैं बताया, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का हस्तक्षेप हो। तो भारत कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 10 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या क्या है? क्वेश्चन ये है, ऑप्शन यहाँ देखिए 7, 8, 9, 10। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। 8, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान, देखिए, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। पहला किसका है? पहला इसा मेरे जहाँ तक याद है, पहला पश्चिम बंगाल है, ममता दीदी, पश्चिम बंगाल। बिहार मधु, शहद के उत्पादन में, शहद के उत्पादन में बिहार पहला स्थान पर है। याद रखिएगा, शहद के उत्पादन में बिहार पहला स्थान पर है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, क्वेश्चन
पुराना क्वेश्चन है, जहाँ तक तो मेरे को लग रहा है सी होना चाहिए श्रीलंका, लेकिन सी ही होना चाहिए। भारत के अभी वर्तमान में इसमें तो ये आ गया था यहाँ पर मंदी, हालत ख़राब था श्रीलंका का। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग देखेंगे, आप लोग भी देखकर कमेंट करके बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग कब आया था? 1950। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आया? नीति आयोग। नीति आयोग। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। पूछो कैसे? यहाँ पर सरकार का भी हस्तक्षेप है, गवर्नमेंट का भी है, प्लस निजी में बताओ कौन है? अडानी, अंबानी, रिलायंस, जियो, ये सब क्या है? निजी ही तो है। तो निजी क्षेत्र का भी हस्तक्षेप है। इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था में? रूस में है भाई साहब, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, जल्दी बताइए। उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं? नाम से ही पता चल रहा है सामयिक, सभी वर्गों के व्यक्तियों के विकास से। 18 नंबर क्वेश्चन, गरीबी कैंसर की तरह रोग है, किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया भी है। गरीबी कैंसर की तरह रोग है, अर्थशास्त्र कुजनेट ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है। 19 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? मैं शुरू में ही बता दिया था, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कि आप लोग ये सब क्वेश्चन को आंसर बता सको, इसलिए मैं पहले ही थ्योरी बता दिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित, मिक्स्ड, और ये साम्यवादी, समाजवादी। तो बताइए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? जल्दी बताइए। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक कहते हैं, एक बार और लिख दे रहे हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, जल्दी बताइए। 2007 से 12। फिलहाल पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना भारत में चली? 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चली। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए 2015 में आया है, 2020 में आया है, जल्दी बताइए। तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधन से, इनमें से सभी। देखिए अर्थव्यवस्था केवल प्राकृतिक से नहीं होगा। प्राकृतिक, देखिए मैं क्या पढ़ाया था, प्राकृतिक से जो सीधे प्राप्त होती है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, पहली बात। तो प्राकृतिक संसाधन तो होगा। भौतिक और मानवीय संसाधन, मानव उसको कारखाना में, उद्योग में ये करता है, बनाता है। द्वितीयक संसाधन, सेवा पहुंचाता है, भौतिक। तो इसमें प्राकृतिक भी होगा, भौतिक संसाधन से भी, मानवीय संसाधन से, अर्थात इनमें से सभी। 23 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1951, 1952, 1954, 1956। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन के सभी साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? शुरू में ही मैं ये परिभाषा बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग को अभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साम्यवादी, जिसमें सरकार का हो हस्तक्षेप पूरी तरह से। मिश्रित में सरकार प्लस निजी व्यक्ति दोनों का हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक चला था। 1951 से 56, फिर अगला चला था 56 से 5 जोड़ दो, 61 तक। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात, संचार, इनमें से कोई नहीं।
देखिए आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना का विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है? शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा या यातायात संचार? देखिए आर्थिक संरचना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका, सबसे ज़्यादा भागीदारी है तृतीय क्षेत्र। एक मिनट, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है, ये तो होगा आंसर, यातायात एवं संचार। एक बात देखिए, हमारे राष्ट्र में वर्तमान में जब शुरू में 19 के दशक में हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का देश के विकास में भाग था, सबसे ज़्यादा अप्रोक्स 50% से ज़्यादा था, मोर देन 50% था प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन जैसे ही हम लोग आज़ादी के 50-60 साल हो गए, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा देश के विकास, भारत देश के विकास में तृतीय क्षेत्र का योगदान है। 27 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों। देखिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी आदमी कोई अपने आर्थिक क्रिया करता है, उससे पैसा अर्न करता है। पहली बात जीविकोपार्जन, खाना पीना रहना, और मनोरंजन, मनोरंजन भी आदमी करता है जिससे वो कुछ कमाता है। अगर कोई आदमी कमाता है तो ऐसा थोड़ी कि खाली खाता भी है, मनोरंजन भी करता है, तो ए और बी दोनों होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग आता है? देखिए जो सीधे प्राकृतिक से जुड़ा है वैसा क्षेत्र मैं प्राथमिक क्षेत्र क्या बताया था, जिसका सीधे प्राकृतिक से लगाव। तो पशुपालन और मत्स्य पालन, मत्स्य पालन क्या बिना प्रकृति के कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। देखिए सामाजिक संरचना, समाज की संरचना के लिए शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य सेवा भी जरूरी है, आवास भी जरूरी है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति। देखिए सामान्यतः किसी देश की विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय से भी निकाला जाता है, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी से। एक इंडेक्स निकलता है, सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। विश्व बैंक के तरफ से प्रकाशित होता है, जिसमें ये तीनों बात को ध्यान रख के ही निकाला जाता है। ये किसी देश का निकाला जाएगा तो उसका प्रति व्यक्ति आय देखा जाएगा, साक्षरता दर देखा जाएगा और स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाएगा। 31 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? देखिए 2022 में आया, पिछले साल एक क्वेश्चन आया है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? यार कृषि भी सम्मिलित है, कृषि भी सम्मिलित है, पशुपालन भी है और खनन भी है। सीधे प्राकृतिक से जिसका लगाव है सब है। ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? ऑप्शन क्या है? निजी लाभ, मूल्य तंत्र और सामाजिक कल्याण, साधनों को निजी स्वामी। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण, सबसे बड़ा गुण क्या है? सामाजिक कल्याण। निजी लाभ किस अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ कमाना, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस
पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए। विकसित देश की आय के वृद्धि के लिए किस पद का, विकसित देश की आय के लिए वृद्धि, विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि, एक बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में लघुत्तरी में भी आता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, समझाए। 3-4 नंबर में क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, सामान्यतः आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, दोनों शब्द एक दूसरे के जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ अर्थशास्त्री ने इसके बारे में दोनों में अंतर बताया है। जैसे श्रीमती उर्सला हिक्स, एक अर्थशास्त्री है, उर्सला हिक्स, उर्सला हिक्स, उनके अनुसार आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अब विकसित देश के लिए किया जाए। उनके अनुसार आर्थिक विकास का प्रयोग अब विकसित देश के लिए, ठीक, विकसित देश के लिए किया जाए, जबकि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकसित देश की आय वृद्धि के लिए कौन सा पद का, आर्थिक वृद्धि। तो उर्सला हिक्स के अनुसार ये वाला कथन, उर्सला हिक्स जो अर्थशास्त्री थी, उनके अनुसार आर्थिक विकास का प्रयोग अविकसित देश के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के लिए किया जाता है। एक और अर्थशास्त्री है, उनका कथन है, मेडिन एक अर्थशास्त्री है, मेडिसन एक अर्थशास्त्री है। उनके अनुसार आर्थिक विकास निर्धन देश के आय के स्तर में जब वृद्धि होता है उसके लिए किया जाता है। निर्धन देश के आय में बढ़ते स्तर को दर्शाने के लिए किया जाता है। आय में बढ़ते स्तर को दर्शाने के लिए आर्थिक विकास शब्द का यूज किया जाता है मेडिसन के अनुसार। और धनी देश के आय में, देश के आय के स्तर में जो विकास होता है उसे आर्थिक वृद्धि से दर्शाया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि भी है, कृषि पर अत्यधिक जनाभार है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, उपयुक्त सभी। कोसी नदी जो हर साल बिहार को बाढ़ से उत्तर बिहार को बाढ़ से प्रभावित करती है। कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी को। बंगाल का शोक बता दो, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को बंगाल का शोक, बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, चीन का शोक आंगोह नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। राज्य की आय, प्रति व्यक्ति आय,
राजनीतिक स्थायित्व इनमें से कोई नहीं। देखिए, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त प्रति व्यक्ति आय, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय को हम पता कर लेंगे उससे हमको पता चल जाएगा कि ये देश में कितना विकास हुआ है। राज्य, मान लो कि कोई देश है उसमें 10 राज्य है, 10 राज्य के आय को हम लोग पता कर लिए, 10 राज्य का 10 आय पता कर लिए कि ये भारत के ही अंदर अगर मान लो कि बिहार का राज्य की आय इतना है, महाराष्ट्र इतना है, यूपी इतना है, बंगाल इतना है, तमिलनाडु असम इतना है, सबका पता कर लिए। उससे अच्छा क्या है, उससे उपयुक्त, उससे और बेटर कैसे पता चल सकता है कि अगर हम उस देश के प्रति व्यक्ति आय पता कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ये पिछले साल क्वेश्चन आया है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, जल्दी बताइए। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत यह आया था 1961 से 66 के बीच में। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? जल्दी बताइए। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। 38 विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब किया गया था? 38 बताइए जल्दी। 1983, 1983। आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए, बी और दो। देखिए, आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। 40 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास एवं गैर आर्थिक कारक। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन होगा। देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक सामाजिक समस्या, सामाजिक संस्थाएं कोई ये आर्थिक विकास का कारक नहीं है, गैर आर्थिक कारक है। बाकी आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन का होना भी जरूरी है, मानवीय संसाधन का होना भी जरूरी है, तकनीकी संसाधन का होना भी जरूरी है। जबकि सामाजिक संस्थाएं नहीं रहेगा तो भी आर्थिक विकास होगा। 41 जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन प्रत्यास्थता, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। 41 की बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा डी, ये सभी। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, तीनों भौतिक के जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 आर्थिक विकास संबंधित है। ऑप्शन ए है परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ए और बी दो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। 43 एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पाद कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन या लोक कल्याण। लोक कल्याण के लिए, देखिए, लोक कल्याण के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है। अधिक लाभ अर्जन करना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको कौन प्रोड्यूस किया था? एडम स्मिथ, शुरू में बताया था। उनका पुस्तक था एक वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रकाशित हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय योजना आयोग का योजना आयोग भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में कौन से आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ये भी देखिए पिछले साल आया है। निम्न में कौन से आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन वित्त, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा नागरिक सेवा। आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, जल्दी बताइए। देखिए, वित्त, पैसा, ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा।
46 अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति का संबंध है? जल्दी बताइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ। चतुर्थ है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध फसल से, फसल उत्पादन से है। ठीक, गेहूं से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं, गेहूं से। ठीक, तो खेती से है, तो खेती किस में आता है? कृषि, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक, जल्दी बताइए। हरित क्रांति के जनक, एक तो इंडिया में हरित क्रांति के जनक किसे मानता है? एक वर्ल्ड, पूरे विश्व में हरित क्रांति। देखिए, विश्व में किसको मानते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, याद रखिएगा। 47 ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध एवं रखरखाव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन यह है तो डेयरी विकास लगाएंगे। ठीक, ऑपरेशन फ्लड भारत में 3 चरण में चला। 3 चरण में। शुरू कब हुआ था? 1970। दूसरी बात, ऑपरेशन फ्लड, भारत में ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था? इस ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन चलाया था। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड को अन्य नाम क्या है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन के ही जन्मदिन पर विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 48 क्वेश्चन नंबर, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है? जल्दी बताइए। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, थोड़ा बताइए जल्दी। समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, या आर्थिक विकास से? देखिए, ब्रंटलैंड आयोग का संबंध है सतत विकास से। पहली बात ये तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी VBI क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। अब दूसरी बात इसमें थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सतत विकास होता क्या है? सतत विकास, सतत मतलब कंटिन्यू। सतत, देखिए, सतत विकास वैसा विकास जो जारी रहे और टिकाऊ बना रहे। सतत विकास से मतलब केवल वर्तमान के विकास से नहीं है, वैसे विकास जो जारी व टिकाऊ रहे। इतना ही से देखिए पूरा हम लोग, 1 मिनट अब से लिख दे रहा हूँ। वैसा विकास जो जारी, कंटिन्यू और टिकाऊ। अब देखिए, इतना ही से हम लोग कैसे पूरा, देखिए, जारी रहे और टिकाऊ रहे। जारी रहे जो कंटिन्यू, वर्तमान के लिए ही नहीं, भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो विकास जारी रहे, और भविष्य में आने वाले जितने भी पीढ़ी है उसके लिए वो टिकाऊ भी रहे। ये न जे वर्तमान में ही वो खत्म हो जाए। वैसा विकास जो जारी रहे और टिकाऊ बना रहे। सतत विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, सतत विकास केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं होता है, केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी वह विकास जारी रहे और टिकाऊ रहे, उसे सतत विकास कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये ब्रंटलैंड आयोग सतत विकास का परिभाषा दिया था कि विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान की आवश्यकताओं को
पूरी करने के लिए भावी पीढ़ी के क्षमता और योग्यता को बिना प्रभावित हुए करे। ब्रंडलैंड आयोग ने सतत विकास का ये दिया था कि वैसा विकास की प्रक्रिया जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, लेकिन भावी पीढ़ी के योग्यता और क्षमताओं को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नष्ट पहुंचाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, जल्दी बताइए। ऊर्जा, शिक्षा, यातायात या संचार। देखिए, शिक्षा जो है ना, गैर आधारभूत संरचना का अंग है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो क्वेश्चन कराए समझ में आया होगा। दो चार मैं बताया, प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र और ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र भी समझ में आया होगा। वो आप एग्जाम्पल जो मैं दिया चिप्स वाला वो याद रखिएगा। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जितने भी नोट्स होते हैं वहीं टेलीग्राम चैनल में अपलोड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।